हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग जीआईसी लेक्चरर 2021 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे और इस तरीके से इस पेपर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उनका लेक्चर लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन आएगी, उस पर भी आप जो है उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है। चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है। कहा जा रहा था द रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाई टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। रैंक एंड नलिटी पूछा जा रहा है। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो देखिए, आप चाहे तो रैंक इसका निकाल दीजिए, चाहे तो नलिटी निकाल दीजिए, कि कोई एक निकालने की जरूरत है। दूसरा तो एक थ्योरम है, उससे आपका आ जाएगा, रैंक नलिटी थ्योरम से आ जाएगा। तो नलिटी निकालने का तरीका ये है कि देखिए, अगर हम लोग टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या कर दे, जीरो कर दे। टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या कर दे, जीरो। तो टी ऑफ ए बी किसके बराबर है, ए माइनस बी माइनस ए और माइनस ए के बराबर है। ठीक है ना। यहाँ पे जीरो, राइट हैंड साइड में जीरो कौन सा जीरो आएगा, जीरो 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 आएगा। ठीक है। और लेफ्ट में टी ऑफ ए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला इक्वेशन ये बना कि ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन बना बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, और तीसरा इक्वेशन बना माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। थर्ड वाले इक्वेशन से हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू जीरो, और इसको फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे तो मिल जाएगा बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर मैं ऐसे फिगर एक बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है, आर स्क्वायर है आर क्यूब है। तो यहाँ का जो एलिमेंट है जीरो जीरो, यहाँ का एलिमेंट जीरो जीरो है, यहाँ के जीरो 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 से क्या हो रहा है, कनेक्ट होगा। ठीक है ना। तो नलिटी का मतलब ये होता है कि कितने, इस जो फर्स्ट वाला हमारा वेक्टर स्पेस है, इसमें कितने नॉन जीरो एलिमेंट है जो यहाँ के जीरो से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ जीरो जीरो ही वहाँ के जीरो 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 से ऐड हो रहा है। इसके अलावा कोई नॉन जीरो एलिमेंट वहां से नहीं ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो नलिटी आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है। नलिटी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब एक देखिए थ्योरम होता है रैंक नलिटी थ्योरम। वो क्या कहता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्पेस। फर्स्ट वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना है, 2 है। ठीक है। और जिस तो हमें रैंक निकालना है तो रैंक ऑफ टी लिखेंगे, और नलिटी तो आपने पता कर लिया कितनी, जीरो। ठीक है ना। नलिटी आपने पता कर लिया जीरो, तो रैंक ऑफ टी प्लस प्लस जीरो इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब रैंक 2 हो गया, नलिटी जीरो हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। W1 W2 आर सब स्पेसेस हैव ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यार, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है। जैसा सेट थ्योरम फार्मूला पढ़ते हैं वैसे ही वेक्टर स्पेस में फार्मूला होता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा। तो ये जो राइट माइनस वाला उसको लेफ्ट में आप भेज दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, और प्लस प्लस क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या कह रहा है। लेट V and W be two vector spaces over field F, and if T from V to W is a linear transformation such that dimension of V is equal to 5 and nullity of T is equal to 2, तो रैंक पूछा जा रहा है। फिर से वही बात देखिए, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्पेस। फर्स्ट वेक्टर स्पेस कौन है, भी का डायमेंशन कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और नलिटी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो पूछा जा रहा है रैंक कितना होगा। ठीक है। तो रैंक हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एट, तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कहा जाए nth रूट ऑफ यूनिटी को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब अगर उसको अरेंज करें तो वो एपी फॉर्म करेगा, जीपी फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप nth रूट ऑफ यूनिटी की जगह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही ले लीजिए। एक कोई एक लेके चेक कर लीजिए, वो सभी के लिए होल्ड करना चाहिए ना, चाहे हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालें, चाहे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, अगर
सभी के लिए वो चीज़ लागू होनी चाहिए। मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही चेक कर लेता हूँ। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये क्या फॉर्म करेगा, निश्चित रूप से जीपी फॉर्म कर रहा है। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या फॉर्म करेगा, जीपी फॉर्म करेगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। कहा जा रहा है tan इफ tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोग tan टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, tan टू थीटा को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिखूंगा, tan थीटा प्लस आयोटा फाइव और प्लस थीटा माइनस आयोटा फाइव। ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, इसको आप भीतर वाले एंगल को चेक कर लीजिए। देखिए थीटा और थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, टू थीटा, और प्लस आयोटा फाइव माइनस आयोटा फाइव से कट जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी tan टू थीटा है, लेफ्ट में भी tan टू थीटा है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें हम tan a प्लस बी का फार्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, tan a प्लस बी का फार्मूला लगाने वाले हैं। तो क्या बनेगा, tan a प्लस बी का फार्मूला हमारा क्या बनेगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू बन जाएगा tan a, ठीक है, tan a थीटा प्लस आयोटा फाइव, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a और इंटू tan b। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगा दिया, tan a प्लस b का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, tan थीटा प्लस आयोटा अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। दोनों तरफ आयोटा को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, दोनों तरफ आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। तो जो tan थीटा माइनस आयोटा फाइव की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको जरूरत है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। tan थीटा प्लस आयोटा फाइव और tan थीटा माइनस आयोटा फाइव, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राइट हैंड साइड कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कुल मिला कितना मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ इसकी वैल्यू वन होगी तो वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। तो समथिंग अपॉन कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे कुछ समथिंग अपॉन जीरो का मतलब कितना हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो tan टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, tan टू थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी को हम लोग क्या, इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई टू लिखते हैं ना, tan पाई बाई टू। इसका मतलब ये हो गया कि tan टू थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan ऑफ कितना आ गया, पाई बाई टू। tan 90 की वैल्यू होती है ना इन्फिनिटी। अब इसका सॉल्यूशन लिखिए, tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, n पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x इज इक्वल टू पुट कर दीजिए आप tan थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू tan थीटा जब हम लोग पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब कॉस टू थीटा, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा आ जाएगा टू थीटा, और थीटा हमारा कितना tan इनवर्स एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, टू tan इनवर्स एक्स आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा जा रहा है कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई माइनस कॉट इनवर्स और एक्स हमारा कितना है, वन बाई रूट थ्री है, और वन बाई रूट थ्री कितने की वैल्यू है, वन बाई रूट थ्री हमारा 60 डिग्री की वैल्यू है। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री का आंसर कितना आ जाएगा, टू पाई बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि विच रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर द कॉमन कैटेनरी। देखिए y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये तो होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, ये भी होता है। y इज इक्वल टू सिक्स आई, ये भी होता है। s इज इक्वल टू सी साइन साई नहीं होता है, कि बल्कि s इज इक्वल टू हमारा सही रिलेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू सी टेन साई होता है, s इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। तो ये रिलेशन गलत है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं होता है, तो यही वाला नहीं होता, बाकी तीन होते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैटेनरी से भी देखिए दो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन भी कॉमन कैटेनरी से है, लेट टी बी द टेंशन at any point P of a common catenary and T0 be the tension at the lowest point A and W be the weight of the arc AP of the catenary, then what। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए एक कॉमन कैटेनरी है, ठीक है, और टी द टेंशन एट द पॉइंट P, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर टेंशन हमारा कितना है, लेट
let T0 be the tension at let T be the tension at the point P of the common catenary, ठीक है। तो यहाँ से देखिए किसी भी पॉइंट P पे जो हमारा जो टेंशन होता है T, वो किसके बराबर होता है, WI के बराबर होता है, ठीक है। और T0 इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, T0 इज द लो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो T0 का ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, T0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, WC, ठीक है। और जो हमारा वेट है, W इज द वेट ऑफ द आर्क AP, मान लीजिए ये लोएस्ट पॉइंट A है और ये पॉइंट P है, इसका वेट जो है वो क्या है, कैपिटल W है। मान लीजिए कि इसका लेंथ कितना है, S होता है, तो इसका वेट कितना हो जाता है, WS हो जाता है। मतलब कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू S। ये तीन रिलेशन है। और एक चौथा रिलेशन हमारा होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। आगे जो पूछा जा रहा है उसको निकालते हैं। पहला कह रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है टी स्क्वायर का टी स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर इक्वल W स्क्वायर। निकालते हैं, टी का स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर। टी का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, W स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर W स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल W स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कैपिटल डब्ल्यू के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो T0 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस T0 का स्क्वायर इक्वल डब्ल्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 110 का, जरा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L whose linear mass density varies as the cube of the distance from one end is what distance from that end, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक रॉड ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने रॉड ले लिया, ओके। और मान लीजिए इस यहाँ पे मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ, ये वाई एक्सिस बना देता हूँ, और मान लीजिए इधर मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ में, छोटा सा ये इसको कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ dx, ठीक है। छोटी सी स्ट्रिप बना ले रहा हूँ dx। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन को समझते हैं। कहा जा रहा है कि लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। लीनियर मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वरीज एट द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, ठीक है। तो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस कितना x है, इसके क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कि एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमसे लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लैम्डा क्या हमारा है, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है m अपॉन एक्स होता है, ठीक है। m अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें dm की बात करें, dm इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, के एक्स क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा, के एक्स क्यूब dx आ जाएगा। कौन आ जाएगा, dm आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग x सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, ठीक है। ये x सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने जा रहे हैं ना। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला क्या लिखने वाले हैं, इसके लिए जो हमारा फार्मूला आएगा, इसके लिए हम लोग जो फार्मूला लिखेंगे वो फार्मूला हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, फिर क्या लिखना है आपको, एक्स dm लिखना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तो एक्स dm की अगर हम लोग बात करें, x और हमारा जो dm है, dm इज इक्वल टू हमारा कितना, लैम्डा dm इज इक्वल टू कितना, के एक्स क्यूब dx है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, के एक्स क्यूब dx, के एक्स क्यूब, और क्या लिखने वाला है, dx लिखने वाला है। और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm हमारा कितना है, के एक्स क्यूब dx है, ठीक है। के एक्स क्यूब dx है। तो यहाँ से के हमारा कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा x की पावर 4 dx, ठीक है। और नीचे कितना बचने वाला है, एक्स क्यूब dx, ठीक है। और अब हम लिमिट लगाएंगे। देखिए इसका इस रॉड का लेंथ कितना l है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और पूरी लेंथ कहाँ तक जाएगा, l तक जाएगा, 0 to l जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा स्मॉल, ये जो हमने स्ट्रिप लिया dx, ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 to l वैरी करेगा। तो यहाँ पे लिमिट लगा देना 0 to l, यहाँ पे भी लगा देना 0 to l। ऊपर कितना आ जाएगा, x की पावर 5/5, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा, l की पावर 5/5, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, l की पावर 4/4 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4l/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द प्लेन कर्व इज इक्वल टू व्हाट। ये डायरेक्ट फार्मूला है रेडियल एक्सीलरेशन का, आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर देन द पार्टिकल विल डिस्क्राइब व्हाट। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि कहा जा रहा है रेडियल एंड रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डी आर बाई डी टी से, रेडियल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डी आर बाई डी टी से। ठीक है, और कहा जा रहा है और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं आर आर इंटू डी थीटा बाई डी टी से। ठीक है, कहा जा रहा है ये दोनों एक दूसरे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम के लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा डी टी को आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला के डी थीटा। ठीक है, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला के डी थीटा। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग आर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देते हैं लॉग सी। ठीक है, तो यहाँ से लॉग आर बाई सी, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको लॉग आर बाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल या आर बाई सी इज इक्वल टू ई की पावर के थीटा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी ई की पावर के थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू सी ई की पावर के थीटा विच इज, तो ये किस चीज का इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ठीक है, एक समकोणी सर्पिल का ये इक्वेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 113। कहा जा रहा है इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग आर से लिखते हैं, 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट को हम लोग एच से लिखते हैं। पूछा जा रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो आर का फार्मूला अगर आप लिखेंगे तो कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और 4 एच का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा और जी से जी कैंसिल होगा, राइट वाला 2 इस लेफ्ट वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, सॉरी आपका कितना आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोमीटर की हाइट से जो है ऐसे एक ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट से गिरता है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है जो रेस्ट से गिरता है। ठीक है, मतलब u इज इक्वल टू इसका कितना हो गया 0, फिर कितना किलोमीटर आता है 1 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दे तो 1000 मीटर तक आएगा। ठीक है, अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन दिस एंड इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग थ्रू अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर इनटू द सैंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बालू रखा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये बालू रखा हुआ है और बालू में कितना जाता है, ये सैंड में कितना जाता है 200 मीटर तक जाता है, मतलब यहाँ के बाद फिर वो कितना जाता है 200 मीटर तक जाने के बाद वो फिर रुक जाता है। ठीक है, 200 मीटर तक जाने के बाद वो फिर क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। तो पूछा जा रहा है देन द एवरेज डिसएक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन इनटू द सैंड। पूछा जा रहा है यहाँ पे जो रिटार्डेशन काम करेगा वो कितना होगा, ये जो बालू में जाएगा नीचे तो रिटार्डेशन यहाँ पे कितना होगा, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ए लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बी लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट बी पे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, पॉइंट बी पे क्या निकालते हैं वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी एट बी निकालते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एट बी निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितना 0 है, ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 है, यहाँ पे 0 लिख देंगे और फिर कितना लेंगे 2 और जी हमारा कितना है, जी हमारा 10 है और हाइट कितनी हम कितना हुआ आया 1000 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वी स्क्वायर आ जाएगा वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे आ जाएगा मतलब 20,000 आ जाएगा।
20,000 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये वेलोसिटी कहाँ आ गई, बी पे आ गई। ठीक, तो ये जो भी पे वेलोसिटी आपने निकाला, बी पे वेलोसिटी जो आपने निकाला ना, वो इस सैंड के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम बी से सी तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, बी से सी तक का मोशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो बी पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20,000, और फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। हमें रिटार्डेशन निकालना है। तो फिर से फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, बीसी डिस्टेंस के लिए लगा लें, मतलब बालू वाला जो डिस्टेंस है उसके लिए लगा रहे हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH लगाएंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आप बता रहे हैं 20,000। ठीक है, 20,000 और प्लस 2, और जी, तो जी का मतलब यहाँ पे जी नहीं, ए, बल्कि एसिलेरेशन को आप ए से लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बालू में एसिलेरेशन जी वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए ट्वाइस ए एच, तो और एच भी कितना है, 200 मीटर है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा कितना आ जाएगा, ट्वाइस इंटू एसेलरेशन निकालना है, और हाइट कितना आया 200 मीटर, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, -20,000। ठीक है, तो यहाँ से आप कट करेंगे तो जो आपका रिटार्डेशन आपका आने वाला है वो कितना आ जाएगा, -200 अपॉन -200/4, मतलब -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -50, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आपको सिर्फ क्या लिखना है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2a रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल अपॉन ए पेग एट ए डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द वॉल, द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम टू, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तो उस समय आपका जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, वो कितना होता है, साइन इनवर्स b/a का टू द पावर 1/3 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 116 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 116 में लिखा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग प्लेन कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड भी एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखा गया, थीटा डॉट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में ये फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ये पूछ रहे हैं कि देन व्हाट इज एट सम पॉइंट its angular velocity about point O in the plane when it is at some point P of the path is what, inversely proportional to OP square। तो OP क्या है यहाँ पे, OP इज इक्वल टू हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, R कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो R के कैसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू OP स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू OP, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OP। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओमेगा हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 कहा जा रहा है, भी द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस एस एंड एफ इज इक्वल टू दिस, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है गास डाइवर्जेंस थ्योरम आप लगा दीजिए। तो गास डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि जो ये सरफेस इंटीग्रल हम लोग लिखने वाले हैं, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, वो किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डीवी इंटू डीवी। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो लेफ्ट वाली चीज तो आपको निकालनी है, ये कहा जा रहा है एफ डॉट एन कैप डी एस निकालिए, तो किसके बराबर हम लोग लिखने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल और डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ, और यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट है तो वो कितना होगा, एक्स होगा। फिर क्या लिखेंगे, डेल डेल वाई ऑफ, फिर जे कैप का कोफिशिएंट जो कि कितना है, 2y है। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फिर हम लोग लिखेंगे डेल डेल जेड ऑफ, डेल डेल जेड ऑफ के कैप का कोफिशिएंट जो कि कितना है, 3z है। ठीक है, 3z है, और बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, डी भी लगा देंगे। ठीक है, तो x का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 3, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ पे कितना आ गया 6 dv आ गया। ठीक है, 6 को बाहर कर लीजिए और dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका मतलब 6 v के बराबर आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कहा रहा है, फंक्शन है 0 to 2 में इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विफ एक्स इज रेशनल, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज इरेशनल, देन द वैल्यू ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर 0 to 2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अपर इंटीग्रल आपका निकालना है, अपर रीमान इंटीग्रल 0 to 2, अपर रीमान इंटीग्रल में 0 to 2 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, एफ ऐसे अपर रीमान इंटीग्रल निकालना है। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 0 to 1 में निकाल लेंगे अपर इंटीग्रल। ठीक है, और फिर 1 से 2 में हम लोग निकाल लेंगे अपर इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें 0 से 1 में, अगर हम लोग बात करें
है ना। तो 0 से 1 में अगर हम लोग जो हमारा x होता है ना, x हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर से बड़ा होता है। कब? जब हमारा x बिलोंग करेगा 0 से 1 में। तो अपर इंटीग्रल के लिए आप इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग 1 से 2 की अगर बात करें, जब 1 से 2 में अगर आप देखेंगे तो कौन बड़ा आएगा 1 से 2 में? 1 से 2 में एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, x से बड़ा होगा। तो अपर इंटीग्रल के लिए इस फंक्शन को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 0 to 1, यहाँ पे लिखेंगे x dx, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है अपर इंटीग्रल में, ये बात जो मैंने राइट में लिखी है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/6 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहा जा रहा है, इफ f is a vector point function and S is an open surface bounded by the closed curve C, then the tangential line integral of f along C is described by what? तो देखिए यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की बात की जा रही है। लाइन इंटीग्रल के लिए जो है ना, दो थ्योरम हमारा वहां पे काम करता है, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो जो ग्रीन्स थ्योरम होता है वो स्टोक्स थ्योरम का हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर केस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑप्शन लगाने वाले, स्टोक्स थ्योरम लगाने वाले ऑप्शन में, ठीक है। जनरल थ्योरम यही होता है, ठीक है। बाकी तो वो हमारा ग्रीन्स थ्योरम होता है, वो उसका पर्टिकुलर केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कहा जा रहा था इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिलेंडर, स्फीयर, पेयर ऑफ प्लेन, नन ऑफ दीज। देखिए ये स्फीयर तो बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अगर स्फीयर रिप्रेजेंट करता है तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर आना चाहिए था, जैसा सर्कल में होता है। सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता है, बराबर आता है। यहाँ बराबर नहीं है तो स्फीयर बिल्कुल नहीं लगाना आपको, या तो सिलेंडर होगा या तो पेयर ऑफ प्लेन्स होगा। अब देखिए पेयर ऑफ प्लेन्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है ना, एक्स वाई जेड में सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे लिखेंगे हम, सी जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2f(y)z प्लस 2f(y)z प्लस 2g ठीक है, प्लस 2h(x)y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है एक्स वाई जेड में। और ये पेयर ऑफ प्लेन्स कब रिप्रेजेंट करता है, जब हमारा क्या आएगा, जब ये रिलेशन होल्ड होगा, ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। अगर आप बात करें दो वेरिएबल में, अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वेरिएबल में बात करें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था ये कंडीशन, ठीक है। अब ध्यान ये रखिएगा कि जब हम 3D में बात करेंगे, जब हमारा तीन वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड में और हमारा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगा, तो यही जो रिलेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब आप इसको जो गिवन इक्वेशन है उसको इससे कंपेरिजन करके यहाँ पे जब ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू निकालेंगे तो निश्चित रूप से ये रिलेशन क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक समतल युग्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।